शुरू करें। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं सब? बिजनेस लॉस, बिजनेस लॉस पढ़ रहे थे अपन। बिजनेस लॉज में क्या पढ़ रहे थे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। एजेंसी में अपन ने लास्ट चीज जो कवर की थी दैट वाज प्रिंसिपल्स लाइबिलिटी टू द थर्ड पार्टीज। देखो वापस से अगेन बेसिक पॉइंट पर, एजेंट एक प्रिंसिपल अपने एजेंट को अपॉइंट करता है। एजेंट काम करता है थर्ड पार्टीज के लिए। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है? एक्चुअली प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी के बीच में। करता भले एजेंट है बट होता हो प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी के बीच में। एजेंट कुछ स्यू कर सकता क्या बीच में? नहीं। एजेंट कुछ एनफोर्स कर सकता क्या? नहीं। एजेंट लायबल रहेगा क्या प्रिंसिपल या थर्ड पार्टी को? नहीं। बेसिक रूल तो यही है, अभी तक जो अपन पढ़ रहे हैं वो यही है। पर लॉ क्या बोलता है? इस रूल के कुछ एक्सेप्शन है जहां पर हम एजेंट को पर्सनली लायबल मान लेंगे। Personal liability of agent to third parties. Normally, in the absence of any contract to contrary, agent cannot personally enforce contract on behalf of principal, nor he is personally bound by them. ना तो वो किसी को स्यू कर सकता है, ना ही उसको स्यू किया जा सकता है। वो अपना बस एक अलग बंदा जैसे एक जरिया रहता है प्रिंसिपल के लिए। पर in the following cases, agent is presumed to have agreed to be personally bound. यहां पर नीचे वाले केसेस में यह मान लिया जाता है कि एजेंट जो है वो पर्सनली लायबल रहेगा। पहला केस, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय एन एजेंट फॉर सेल और परचेज ऑफ गुड्स फॉर अ मर्चेंट रेसिडेंट अब्रॉड, और वी कैन से फॉरेन प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल जो है वो फॉरेनर है या फॉरेन में रहता है एंड एजेंट इंडिया का है, तो उस केस में अगर प्रिंसिपल फॉरेन का है या फॉरेनर है, फॉरेन में रहता है, एजेंट इंडिया में है और एजेंट इंडिया में थर्ड पार्टी के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो यहां पर एजेंट को पर्सनली लायबल माना जाएगा। क्यों माना जाएगा ऐसा सर? अब देखो ये इनके बीच में कोई अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, कुछ इश्यू हो गया, पहली बात तो यहां का लॉ अलग, यहां का लॉ अलग। ये थर्ड पार्टी कहां फॉरेन जाएगी प्रिंसिपल को ढूंढने के लिए, या प्रिंसिपल कहां आएगा यहां पर थर्ड पार्टी को ढूंढने के लिए? राइट, दिक्कत हो जाएगी ना। इसीलिए एजेंट को ही यहां पर लायबल माना जाता है। थर्ड पार्टी डायरेक्टली एजेंट को स्यू कर सकती है। देयर इज अ प्रिजम्पशन व्हेन द एजेंट हैज एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल रेसिडेंट अब्रॉड, देयर इज प्रिजम्पशन इज दैट agent undertakes to be personally liable for performance of such contract. दूसरा, where the agent does not disclose the name of his principal or undisclosed principal. एजेंट ने थर्ड पार्टी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया, एजेंट ने ऐसा बताया ही नहीं कि मैं एजेंट हूं, दैट इज मैं एक प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा हूं, ये डिस्क्लोज ही नहीं किया, बताया ही नहीं कि वो एक्चुअली एजेंट है, या फिर उसने अपने प्रिंसिपल का नाम बताने से मना कर दिया। वेयर एजेंट डज नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ हिज प्रिंसिपल और अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल, या तो नाम नहीं बताया या फिर यही नहीं बताया कि मेरा प्रिंसिपल है, मैं एजेंट हूं, ऐसा है यही नहीं बताया। दोनों केस में देयर अराइजेस अ प्रिजम्पशन दैट ही हिमसेल्फ अंडरटेक्स टू बी पर्सनली लायबल, उसमें उसको पर्सनली लायबल मान लिया जाएगा। थर्ड, नॉन एग्जिस्टेंट और इनकॉम्पिटेंट प्रिंसिपल, जहां पर प्रिंसिपल बताया है एजेंट ने कि ये प्रिंसिपल है, बट प्रिंसिपल को स्यू नहीं किया जा सकता क्योंकि वो क्या है? इनकॉम्पिटेंट है या एग्जिस्टेंट नहीं है, झूठा झूठा कुछ तो भी नाम बोल दिया उसने।
इस केस में एजेंट इज प्रिज्यूम्ड टू बी पर्सनली लायबल। देखो ये तो सिंपल है कि उसने एजेंट ने बोल दिया ये प्रिंसिपल, बट वो प्रिंसिपल एक्चुअली कभी था ही नहीं, तो वहां पर एजेंट पर्सनली लायबल हो जाएगा। दूसरा केस अगर इनकॉम्पिटेंट प्रिंसिपल है तो फॉर एग्जाम्पल एक माइनर ने अपॉइंट किया एक एजेंट को, ठीक, कर नहीं सकता बट कर लिया। एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया थर्ड पार्टी के साथ में। अब थर्ड पार्टी और माइनर के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्या? यहां पर अगर एजेंट ये है, कॉम्पिटेंट है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में हुआ ये मान लिया जाएगा। समझा क्या क्या बोल रहा हूं मैं? एन एजेंट हु कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर अ माइनर, द माइनर बीइंग नॉट लायबल, एजेंट बिकम्स पर्सनली लायबल। एक और केस बताओ, माइनर ने एजेंट अपॉइंट किया, एजेंट ने थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, थर्ड पार्टी को पता था कि ये एजेंट है और एक प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल माइनर है, फिर भी उसने जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट किया, तो फिर क्या होगा? क्या इसको एजेंट के अगेंस्ट राइट्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। दिस रिजल्ट में नॉट हाउएवर फॉलो वेयर अदर पार्टी ऑलरेडी नोस प्रिंसिपल इज माइनर। अब ये थर्ड पार्टी को जब पता है भाई कि ये प्रिंसिपल माइनर है, तो जबरदस्ती काय को उसने कॉन्ट्रैक्ट किया? जबरदस्ती ऐसा हो सकता है उसने एजेंट को फंसाने के लिए किया, उसको तो पता था। उस केस में वो एजेंट को लायबल नहीं मानेंगे। प्रिंसिपल ने, एक पर्सन था, एक दूसरा एजेंट। या तो ऐसा था कि प्रिंसिपल का एक एजेंट था, उसके पास में अथॉरिटी नहीं थी, या दूसरा केस ये एक्चुअली एजेंट था ही नहीं, ये प्रिंसिपल का मिस्टर ए समझ लो यहां पर, ए प्रिंसिपल, ये एजेंट, एजेंट के पास में या तो अथॉरिटी नहीं थी या एक्चुअली ये पर्सन जो है वो एजेंट था ही नहीं प्रिंसिपल का, फिर भी इसने थर्ड पर्सन से ऐसा बोला कि मैं ए का एजेंट हूं, मेरे पास अथॉरिटी है। अब यहां पर अब जो प्रिंसिपल है उसके पास में क्या ऑप्शन रहता है, क्या पढ़ा था अपन ने? अगर ये पर्सन लेट्स से बी, ये ए, ये प्रिंसिपल, ये एजेंट, इसके पास में अथॉरिटी नहीं थी बी के पास में, फिर भी उसने थर्ड पार्टी को बोला मेरे पास अथॉरिटी है। या फिर इसमें ही दूसरा केस कि बी जो है एक्चुअली एजेंट था ही नहीं, इन दोनों में एजेंसी का रिलेशन था ही नहीं, फिर भी ये बी ने थर्ड पार्टी को बोला मैं तो ए का एजेंट हूं। प्रिंसिपल के पास में ऑप्शन रहता है आइदर टू एक्सेप्ट इट और टू डिसओन। याद है क्या? या तो एक्सेप्ट कर ले, बी लायबल रहेगा, तो वही ए के पास में अभी ऑप्शन है, या तो वो ये ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट कर ले, रैटिफाई कर दे, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड रैटिफिकेशन पढ़े थे अपन ने, या तो रैटिफाई कर ले या फिर डिसोन कर दे, भाई तू तेरा देख, तूने किया ना जबरदस्ती, तू तेरा देख, ऐसा ए के पास में ऑप्शन है। अगर इसने एक्सेप्ट कर लिया, रैटिफाई कर दिया तो ठीक है, बट अगर डिसोन कर दिया तो एजेंट की पर्सनल लाइबिलिटी आ जाएगी। वही वो फोर्थ केस है, प्रिटेंडेड एजेंट। इफ द एजेंट प्रिटेंड्स बट इज नॉट द एक्चुअल एजेंट and the principal does not rectify or ratify but disowns it, the pretended agent will be himself liable. वो पर्सन एजेंट है ही नहीं, उसको अपन प्रिटेंडेड एजेंट भी बोलते हैं, वो प्रिटेंड कर रहा है कि मैं एजेंट हूं बट वो है ही नहीं है एक्चुअली। एंड लास्ट वाला, when agents exceeds authority,
when the agent exceeds the authority and misleads the third person in believing that the agent had the authority, then agent can be made liable personally for breach of warranty or authority. अपन ने दोनों केसेस पहले इसमें ही कवर कर लिए। या तो वो एजेंट था ही नहीं, उसने बोला कि मैं एजेंट हूं, तो भी प्रिंसिपल रेटिफाई कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो एजेंट लाइबल। ऑथोरिटी नहीं थी दूसरे केस में, फिर भी उसने बोला मेरे पास ऑथोरिटी है, प्रिंसिपल ने एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज एजेंट पर्सनली लाइबल, क्योंकि उसने अपना ब्रीच किया है कुछ तो भी, ट्रस्ट। अब इस केस में थर्ड पार्टी के पास में क्या क्या राइट आते हैं वो अपने को दिए हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी के पास में क्या क्या राइट आएंगे ऐसा अपने को दिया है। पहला वाला पॉइंट ध्यान से समझो इसको, राइट ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय अनडिस्क्लोज्ड एजेंट है। सिंपल पॉइंट आगे उन्होंने लंबा लंबा उसको लिखा हुआ है। पहला, इफ एजेंट मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद पर्सन हु नाइदर नोज nor reason to suspect that he is an agent, principal may require the performance, but other contracting party has as against principal the same right as he would have had against the agent if the agent had been principal. Mr. B ये प्रिंसिपल, मिस्टर ए एजेंट, थर्ड पार्टी। यहां पर जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना तो एजेंट ने थर्ड पार्टी को बोला ही नहीं कि मैं एजेंट हूं, मेरा प्रिंसिपल भी है, ऐसा बोला ही नहीं। अब इसने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया थर्ड पार्टी के साथ में, ठीक है। एजेंट को यह करने की अथॉरिटी भी नहीं थी, थर्ड पार्टी ने इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कभी भी दो पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट राइट्स मिलते हैं। जैसे इसने गुड्स बेचा, इसने पैसे दिया, तो इसको राइट्स आ जाएंगे पैसे लेने के, इसको राइट्स आ जाएंगे गुड्स लेने के, राइट। बेसिक कॉन्ट्रैक्ट में जो परफॉर्मेंस का राइट होता है वो। ए के पास में अथॉरिटी नहीं थी, फिर भी उसने काम कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ये प्रिंसिपल को पता चला, प्रिंसिपल के पास में क्या ऑप्शन है, या तो रेटिफाई या डिसोन। प्रिंसिपल ने बोला तूने मेरे नाम पे किया ना, परफॉर्मेंस होगा, परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर थर्ड पार्टी को जो राइट्स एजेंट के अगेंस्ट मिले ना, वो ही राइट्स पूरे प्रिंसिपल के अगेंस्ट भी मिलेंगे, वही सारे राइट्स प्रिंसिपल के अगेंस्ट भी मिलेंगे। एक्चुअली ये वाला पूरा पैराग्राफ थोड़ा नीचे होना चाहिए था, बट क्योंकि नीचे एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है, बट एग्जाम्पल से अपन अभी समझो। प्रिंसिपल, एजेंट और थर्ड पार्टी। एजेंट के पास में अथॉरिटी नहीं थी, थर्ड पार्टी को पता नहीं था कि इसका प्रिंसिपल है, ये एजेंट है, ऐसा पता नहीं था। एजेंट ने चुपचाप में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। क्या कॉन्ट्रैक्ट कर लिया इसने, लेट से इसको जो है गुड्स बेच दिया, ठीक है, इसको गुड्स बेच दिया। अब थर्ड पार्टी ने पेमेंट करना है, बरोबर, थर्ड पार्टी ने पेमेंट करना है 20,000 का। थर्ड पार्टी का नहीं किया, एजेंट के साथ में पहले से ही एक डेट ड्यू था 10,000 का। थर्ड पार्टी को एजेंट से 10,000 रुपए लेना था दूसरे कोई ट्रांजैक्शन के लिए। अब आइडियली थर्ड पार्टी के पास में क्या राइट है कि वो ये वाले 10,000 जो है वो सेट ऑफ करके नेट में 10,000 पे कर सकता है, बरोबर। इसने गुड्स दिया, इसने अभी 20,000 पेमेंट करना है, बट 10,000 पहले से ड्यू है। थर्ड पार्टी के पास में राइट है कि एजेंट के अगेंस्ट वो 10,000 सेट ऑफ कर सकता है। अब प्रिंसिपल को पता चली ये बात, प्रिंसिपल ने क्या बोला, परफॉर्मेंस तो होगा। क्या अब ये थर्ड पार्टी प्रिंसिपल से भी ये 10,000 सेट ऑफ कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। जो राइट्स थर्ड पार्टी को एजेंट के अगेंस्ट मिले ना, वही राइट्स उसको प्रिंसिपल के अगेंस्ट भी मिलेंगे।
सर पहले तो अपन ने पढ़ा था नहीं मिलेंगे, वो केस अलग था। यहां पर अपन क्या बोल रहे हैं, थर्ड पार्टी को ये पता नहीं था कि ये एजेंट है। एजेंट ने झूठ बोल करके, जबरदस्ती ऐसा बोल करके कि मैं खुद ही प्रिंसिपल हूं, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया था। इसको पता ही नहीं था थर्ड पार्टी को कि प्रिंसिपल है कोई और। तो क्या फर्क पड़ रहा है उससे? बाद में उसने बताया नहीं, थर्ड पार्टी की क्या गलती उसमें? प्रिंसिपल के पास में तो ऑप्शन था ना, चाहे तो डिसोन कर दे, बट प्रिंसिपल ने क्या बोला, परफॉर्म करेंगे अपन। परफॉर्म करेंगे तो ठीक है, थर्ड पार्टी को जो एजेंट के अगेंस्ट राइट थे वही राइट्स प्रिंसिपल के अगेंस्ट भी रहेंगे। यस यस नो नो, परफेक्ट। थर्ड पार्टी को अगर पहले से पता रहता था कि प्रिंसिपल है और ऐसा ऐसा है, तो फिर वो सेट ऑफ नहीं कर सकता था। हुआ क्या क्लियर? ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स पर बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो अपन आते हैं, पहले ये इसके कंटिन्यूएशन में ही सेकंड पॉइंट है वो अपन पढ़ लेते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विथ एजेंट सपोज टू बी प्रिंसिपल। लगाओ भैया इसी लगाओ पहले। अब कोई दिक्कत नहीं, अब यहां पर ही लॉ कंप्लीट होगा। चलो ज्यादा नहीं है, 2-3 पेज ही। क्या बोल रहे हैं वो, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद एजेंट सपोज टू बी प्रिंसिपल। वैसे आइडिया अच्छी है यार, मतलब गर्मी में नींद भी नहीं आती किसी को, नहीं? एक आधा सोया कि मैं वैसे ही करता, सब पंखे वंखे बंद। सबसे पहले टेंशन इसको आया, नहीं? चलो घर पे सोया करो रे, टाइम टू टाइम। चलो, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद एजेंट सपोज टू बी प्रिंसिपल। व्हेन एजेंट डज नॉट डिस्क्लोज दैट ही इज एजेंट, वही ऊपर वाला केस, क्या किया एजेंट ने, डिस्क्लोज नहीं किया थर्ड पार्टी को कि वो एजेंट है। एंड प्रिंसिपल रिक्वायर्स परफॉर्मेंस, प्रिंसिपल को जब पता चला, उसने तो बोला नहीं परफॉर्मेंस तो करेंगे अपन। Principal can obtain such performance from the third party subject to rights and obligation between agent and third party. ये एग्जाम्पल वापस से एक बार बोल रहा हूं मैं क्विकली, सब लोग इधर। प्रिंसिपल मिस्टर ए, एजेंट मिस्टर बी, थर्ड पार्टी मिस्टर सी। यहां पर क्या हुआ, बी के पास में अथॉरिटी नहीं थी, पर बी ने सी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसको क्या किया, गुड्स बेच दिया। ठीक है, अब यहां पर जो है सी को बेचते टाइम पर बी ने क्या बोला, एजेंट ने क्या बोला, मैं खुद ही प्रिंसिपल हूं। उसने ये बताया ही नहीं कि प्रिंसिपल है कोई दूसरा, मैं एजेंट हूं। अब यहां पर सी को लगा मैं तो कॉन्ट्रैक्ट बी के साथ में कर रहा हूं, राइट? सी ने गुड्स बेच दिया, सॉरी इसने उसको गुड्स बेचा और सी से पैसे लेने थे, कितने, 20,000 रुपए। पहले के एक ट्रांजैक्शन में 10,000 सी ने लेने थे बी से, तो नेट में अभी सी ने कितने देने हैं, 10,000 रुपए। सी के पास में राइट है कि वो ये 20,000 में से 10,000 जो पहले के थे वो सेट ऑफ कर सकता है। ये सेट ऑफ वो किसके अगेंस्ट कर सकता है, सिर्फ बी के अगेंस्ट, सिर्फ बी के अगेंस्ट आइडियली कर सकता है। और उसको तो क्या लगा कि बी के साथ में ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। प्रिंसिपल को जब पता चला, प्रिंसिपल ने बोला कि अपन तो ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर लो, पर सी की कोई गलती है क्या यहां पर, नहीं। तो सी को जो राइट्स बी के अगेंस्ट मिले थे वो ए के अगेंस्ट भी मिल जाएंगे। दैट इज वो 10,000 रुपए वो प्रिंसिपल से भी सेट ऑफ कर सकता था, कर सकेगा। अगर सी को यहां पर पता नहीं रहता, सॉरी पता होता कि भाई दूसरा एक प्रिंसिपल है, ये एजेंट ने बोला रहता था ऐसा, तो फिर वो ये 10,000 सेट ऑफ नहीं कर पाता था। एग्जाम्पल 52 क्विकली पढ़ लेंगे एक बार सब, और उसके आगे एक लाइन लिख लेंगे, इफ नोन टू थर्ड पार्टी देन थर्ड पार्टी कैन नॉट सेटल।
और सेट ऑफ। सेटल, सेट ऑफ, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक, परफेक्ट। अब इसमें एक पॉइंट ऊपर का जो अपन ने छोड़ा था, इफ द प्रिंसिपल डिस्क्लोजेस हिमसेल्फ बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड, अदर पार्टी may refuse to fulfill the contract if he can show that if he had knowledge who was the principal, or if he had known that agent was not the principal, he would not have entered into the contract। कुछ नहीं समझा क्या बोलना चाह रहे हैं वो? प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले। एजेंट ने थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, पर एजेंट ने बताया नहीं कि मैं एजेंट हूं। उसने बोला मैं ही प्रिंसिपल हूं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के पहले ही क्या हुआ, प्रिंसिपल ने ये डिस्क्लोज कर दिया कि भाई मैं प्रिंसिपल हूं, मैं प्रिंसिपल हूं। अब यहां पर थर्ड पार्टी चाहे तो ये बोल सकती है कि अरे तू प्रिंसिपल था क्या? अगर हमको पता रहता था कि तू प्रिंसिपल है और ये एजेंट है तो हम तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करते ही नहीं थे। और वो ऐसा बोल करके कॉन्ट्रैक्ट ये वाला जो एजेंट के साथ हुआ उसको कैंसिल करवा सकते हैं। एग्जाम्पल से पहले समझते हैं अपन, फिर क्लियर हो जाएगा। मिस्टर एसआर के, इनका और वानखड़े स्टेडियम वालों का झगड़ा हो गया। कुछ तो भी एक आधे इसमें एसआरके ने कुछ तो भी कर दिया था वानखेड़े स्टेडियम में। वानखेड़े वाले क्या बोले, आज से तुमको हम स्टेडियम में घुसने नहीं देंगे, तुमको कोई टिकट नहीं बेचेंगे। अब एसआरके की एक फेवरेट टीम की मैच थी वानखेड़े में एक दिन। एसआरके बोले मेरे को तो ये बेचेंगे नहीं टिकट। एसआरके ने अपने एक फ्रेंड अभिषेक को बोला, क्या बोला, एक काम कर, तू मेरे लिए एज अ एजेंट वानखड़े से टिकट लेके आ। अभिषेक गया। अभिषेक ने ये नहीं बोला कि मैं एसआरके के लिए टिकट ले रहा हूं, उसने चुपचाप अपने लिए ऐसा बोल करके वानखड़े यहां से टिकट ले लिया। ठीक, अब ये मैच हो, वो स्टेडियम में जाए, उसके पहले ही एसआरके आके क्या बोला, ये देखो मेरे पास टिकट आ गई, तुमको क्या लगता तुम नहीं बेचोगे तो मेरे पास टिकट नहीं आएगी, ऐसा यहां पर वानखड़े वालों को बोल दिया इन्होंने। वानखड़े वाले यहां पर चाहे तो क्या कर सकते हैं, अभी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकते हैं। ये बोल सकते हैं कि अच्छा आप थे प्रिंसिपल, अगर हमको ये पता रहता था कि आपके लिए जा रही है टिकट तो हम ये बेचते ही नहीं थे। अगर वो ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा प्रूफ कर सकते हैं, तो ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट, ये जो टिकट बेची थी उन्होंने अभिषेक को, ये कैंसिल वो कर सकते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल 51। हम्म 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 वापस हम्म बरोबर हम्म 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 वो अपन सेट ऑफ कर लेते थे। हम्म 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 हम्म
उसने रेटिफाई कर दिया तो भी उसको 10,000 ही मिलेंगे। वो वाला केस क्या बोलता है, जो राइट्स एजेंट के अगेंस्ट मिले ना, वो राइट प्रिंसिपल के अगेंस्ट भी मिलेंगे। ये इवन वो डिस्क्लोज, यहां पर मेन पॉइंट क्या है, अगर वो थर्ड पार्टी जो मेन प्रिंसिपल है उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं चाहती थी, ऐसा वो बोले, इफ ही कैन शो दैट if he had known who was the principal, or if he had known that agent was not the principal, he would not have entered into the contract. अगर सर ये प्रिंसिपल ने डिसोन कर दिया तो क्या डिसोन कर दिया तो? अगर एजेंट ने उसको भेजा टिकट अपने अपने नाम से खरीद लिया टिकट, नहीं नहीं टिकट का नहीं, गुड्स बेच दिया थर्ड पार्टी को, एजेंट ने वो रेटिफाई करने की जगह डिसोन कर दिया तो प्रिंसिपल ने डिसोन कर दिया तो एजेंट वैसे भी लायबल है, वहां पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सब सिंपल सिंपल ही है, ज्यादा डीप में ये ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो मत जाओ, जो अपने को सामने केस है ना वैसा है, और नहीं जाना है तो जाओ, बट अल्टीमेटली यही है सब चीजें। आप थोड़ा और जाओगे तो आपको यही मिलेगा। एक दो चीजें चलो अपन ये कर लेते हैं। अगर प्रिंसिपल को पता है, सबको सब पता है, प्रिंसिपल ने एजेंट को अथॉरिटी दी है, भाई तू कर ले, एजेंट ने ऐसा बोल करके थर्ड पार्टी के साथ में किया है, नॉर्मली प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये तो सब एकदम बेसिक सिंपल है। अब प्रिंसिपल ने एजेंट को अथॉरिटी नहीं दी करने की, एजेंट ने फिर भी थर्ड पार्टी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। एजेंट ने थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, थर्ड पार्टी को पता है कि भाई यहां पर एक प्रिंसिपल बैठा है, ये एजेंट है, राइट, ऐसा पूरा डिस्क्लोज करके हुआ है, तो थर्ड पार्टी को जो भी राइट्स मिलेंगे वो एजेंट के अगेंस्ट, अगर उसके पास में कुछ सेट ऑफ वगैरह करने का रहेगा, वो अभी प्रिंसिपल के अगेंस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है। पर दूसरे केस में अगर एजेंट ने उसको डिस्क्लोज किया ही नहीं कि ये मेरा प्रिंसिपल है, थर्ड पार्टी को पता ही नहीं है कि यहां पर कोई प्रिंसिपल है, तो उसमें थर्ड पार्टी की क्या गलती, उसको एजेंट के अगेंस्ट जो राइट्स थे उस केस में वो प्रिंसिपल के अगेंस्ट भी आ जाएंगे। और आखिरी वाला जो अभी अपन ने पढ़ा वो एक अलग केस है, थर्ड पार्टी अगर ऐसा बता सकती है बाद में कि अरे ये प्रिंसिपल था क्या, मैं इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करता ही नहीं था, अगर मुझे पता होता था, तो ऐसा वो प्रूफ कर सकती है, बोल सकती है, तो फिर उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट एजेंट के साथ में कैंसिल कर सकते हैं। क्या हुआ? चलो, थर्ड पॉइंट, ऑप्शन टू थर्ड पार्टी sue the agent or the principal. Right of a person dealing with agent personally liable. देखो क्या बोलते हो, इन केसेस वेयर एजेंट इज पर्सनली लायबल, ऊपर जो अपन ने पढ़े केसेस, अ पर्सन डीलिंग विथ हिम मे होल्ड आइदर हिम और प्रिंसिपल और बोथ ऑफ देम लायबल। प्रिंसिपल था, एजेंट था, एजेंट ने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, थर्ड पार्टी के साथ में, ठीक है। थर्ड पार्टी को ये बोला नहीं उसने कि ये मैं एजेंट हूं, मेरा प्रिंसिपल है, ऐसा नहीं बोला, इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। बाद में थर्ड पार्टी को कुछ तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट में इनके दिक्कत आई, और थर्ड पार्टी को ये भी पता चला कि इसका तो प्रिंसिपल है। अब थर्ड पार्टी किस पर केस करेगी, प्रिंसिपल पर कि एजेंट पर? एजेंट पर या प्रिंसिपल पर, उसके ऑप्शन पर। अब पता चल गया ना उसको कि प्रिंसिपल था, वो चाहे तो एजेंट पर केस करे, चाहे तो प्रिंसिपल पर कर दे, या चाहे तो दोनों पर कर दे। Where an agent is personally liable, a person dealing with him may hold him or principal or both of them liable. 53 एग्जाम्पल क्विकली पढ़ लो।
दूसरा वाला केस, consequence of inducing agent or principal to act on belief that principal or agent will be held exclusively liable. देखो सिंपली क्या बोलते हैं, अगर प्रिंसिपल, एजेंट और थर्ड पार्टी ने अगर कॉन्ट्रैक्ट के बीच में थर्ड पार्टी ने एजेंट को यह बोला था कि भाई तू कॉन्ट्रैक्ट कर ले, कुछ भी दिक्कत हुई तो मैं हमेशा प्रिंसिपल को स्यू करूंगा, या प्रिंसिपल को ऐसा बोला कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते, कभी भी कुछ भी दिक्कत हुई तो मैं एजेंट को स्यू करूंगा, ऐसा अगर थर्ड पार्टी ने बोल करके कॉन्ट्रैक्ट किया है आगे, या ऐसा प्रॉमिस किया है, तो आगे चल करके वो फिर अकॉर्डिंगली ही स्यू कर सकता है। मतलब उसने अगर प्रिंसिपल को बोला था मैं एजेंट को ही स्यू करूंगा, तो फिर वो एजेंट को ही स्यू कर सकता है। अगर उसने एजेंट को बोला था मैं प्रिंसिपल को ही करूंगा, तो वो प्रिंसिपल को ही स्यू कर सकता है। कौन से वाले केस में? ये वाले, जहां पर वो दोनों को भी, ये वाला जो केस पढ़ रहे हैं अपन कि दोनों को भी स्यू कर सकता है, उसमें उसने अगर कभी किसी को बोला कि भाई मैं तो हमेशा इसको ही स्यू करूंगा, फिर अकॉर्डिंगली वैसा ही स्यू उसको करना पड़ेगा। व्हेन अ पर्सन इंड्यूसेस द एजेंट, उसने एजेंट को ऐसा बोल करके कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू किया, एजेंट को इंड्यूस किया टू एक्ट अपॉन अ बिलीव दैट प्रिंसिपल ओनली विल बी हेल्ड लायबल, मैं हमेशा प्रिंसिपल पे केस करूंगा, तू टेंशन मत ले, या प्रिंसिपल को ऐसा बोला, induces the principle that agent only will be held liable, मैं हमेशा एजेंट पे केस करूंगा तो टेंशन मत ले, he cannot afterwards holds agent और प्रिंसिपल रिस्पेक्टिवली, बाद में वो अलग तरीके से नहीं कर सकता। चलो लास्ट चीज जो है अपने एजेंसी की, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी। मेन पार्ट इज डन। कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी का बना लिया, निभा लिया, सब हो गया, आखिरी में बात आ गई रिवोकेशन की, टर्मिनेशन की, राइट। टर्मिनेशन मतलब एंडिंग द रिलेशन, आज से कट्टी, तू नहीं मैं नहीं, कौन कुछ रिलेशन अब नहीं, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, मीन्स पुटिंग एन एंड टू लीगल रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। ये रिवोकेशन जो है अथॉरिटी का, वो कैसे कैसे हो सकता है? बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन सिंपली, बाय रिनंसिएशन बाय एजेंट, बाय कंप्लीशन ऑफ बिजनेस, डेथ ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट, प्रिंसिपल और एजेंट बिकमिंग अनसाउंड, इंसॉल्वेंसी, एक्सपायरी ऑफ टाइम। एक एक केस अपन देखते हैं। पहला केस रिवोकेशन। रिवोकेशन यहां पर लिख लो लगे तो बाय प्रिंसिपल, देखो पूरा पॉइंट क्या बोलता है ये, प्रिंसिपल जब चाहे रिवोक कर सकता है अपने एजेंसी के रिलेशन को। एन एजेंसी में बी टर्मिनेटेड बाय प्रिंसिपल रिवोकिंग द अथॉरिटी ऑफ द एजेंट। एजेंसी क्रिएट कैसे हुई थी? अथॉरिटी दे करके, वो अथॉरिटी को उसने रिवोक कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, तो एजेंसी टर्मिनेट। प्रिंसिपल में रिवोक द अथॉरिटी एट एनी टाइम before the authority has been exercised so as to be bind on the principal। अच्छा, कभी भी कर सकता है ये अपन ने बोला, बट कभी भी में ये समझो, प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला मेरे बिहाफ पे काम करना है, ठीक है। अभी यहां पर प्रिंसिपल ने क्या बोला एजेंट को? मिस्टर सी से एक काम कर, तू गुड्स खरीद ले, परचेज, ठीक। ये गुड्स तेरे नाम पर ही खरीद ले तू पर्सनल, इसमें बाद में मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, तूने उसको दे देना। एजेंट ने अपने नाम पर ये गुड्स खरीद लिए सी से। ये गुड्स खरीदने के बाद में एजेंट ने प्रिंसिपल को भेज दिए सॉरी। प्रिंसिपल ने ये टाइम पर क्या बोला? एजेंसी रिवोक, एजेंसी कैंसिल, पैसे देना तो बाकी है, चलेगा क्या ऐसा? यहां पर तो बेचारे एजेंट पर आ जाएगी बात, क्योंकि उसने तो खुद के नाम पे खरीदा था, राइट। ऐसे टाइम पर प्रिंसिपल कैन नॉट रिवोक द अथॉरिटी आफ्टर द अथॉरिटी हैज बीन पार्टली एक्सरसाइज्ड।
as far as regards such acts and obligations as arise for acts already done in the agency. क्योंकि अगर यहां पर रिवोक करने को अलाउ कर दिया तो क्या होगा, सी तो एजेंट से मांगने आएगा पैसे, राइट? एजेंट का कुछ लेना देना नहीं, बेचारे को फुकट पैसे देने पड़ जाएंगे वहां पर। एग्जाम्पल 54, ए ने बोला बी को 1000 बेल्स ऑफ कॉटन परचेज कर ले मेरे लिए, एंड बाद में मैं तेरे को पैसे भेजूंगा, वो उसको पे कर देना। बी ने खरीद लिया इन हिज ओन नेम सो एज टू मेक हिमसेल्फ पर्सनली लायबल। अब यहां पर ए रिवोक नहीं कर सकता बी की अथॉरिटी को। यहां पर दूसरा केस समझो, सी ने एजेंट को गुड्स बेचा, दैट इज प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला था कि खरीद ले गुड्स, नॉर्मल वही केस। एजेंट ने अभी गुड्स खरीदा पर प्रिंसिपल के नाम पर खरीदा। किसके नाम पर खरीदा? प्रिंसिपल के। अब बताओ भला, पेमेंट के पहले प्रिंसिपल एजेंसी टर्मिनेट कर सकता है क्या? क्या दिक्कत है? प्रिंसिपल के नाम पर खरीदा है ना उसने। हाँ, तो टर्मिनेट करने में क्या दिक्कत है? एजेंट थोड़ी लायबल होगा वहां पे, कुछ एजेंट की कुछ लायबिलिटी आ रही है क्या? उसने किसके नाम पर खरीदा? प्रिंसिपल के नाम पर। सी पैसे किससे मांगने आएगा? तो एजेंट की अथॉरिटी टर्मिनेट कर भी दी तो भी क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। यहां पर एजेंसी रिवोक की जा सकती है। वही एग्जाम्पल 55 दिया है, ए ने ऑथराइज किया बी को, एंड टू पे फॉर इट आउट ऑफ एज मनी रिमेनिंग बीज हैंड, बी बाइज 1000 बेल्स इन एज नेम, खुद के नाम पे नहीं, ए के प्रिंसिपल के नाम पर। ऐसे केस में वो पर्सनली लायबल रहेगा क्या? नहीं, एजेंट नहीं रहेगा, प्रिंसिपल रहेगा। यहां पर ए कैन रिवोक बीज अथॉरिटी टू पे फॉर द कॉटन। भले ही एजेंट के पास में पी के पैसे पड़े हो नहीं पड़े हो, जो भी हो, उसने बोला मेरे पैसे जो तेरे पास पड़े हैं उससे पे नहीं करना, यहां पर वो ऐसा बोल सकता है। बट पहले बोल सकता था क्या? नहीं। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, थोड़ा लगता है मेरे को कि आ सकता है ऐसा एग्जाम्पल कभी तो भी। ठीक है, मेन पॉइंट क्या था? ये तो अपन ने केस देखे किसके नाम पर, उसके नाम पर। मेन पॉइंट क्या बोला अपन ने? प्रिंसिपल कभी भी चाहे जब एजेंट की अथॉरिटी नॉर्मली रिवोक कर सकता है। अब रिवोक करते टाइम पर मे बी एजेंसी क्रिएट हुई थी 2 साल के लिए। अगर प्रिंसिपल वो 2 साल के पहले प्री मैच्योर टर्मिनेशन अगर कर रहा है ना, रिवोकेशन कर रहा है ना, तो उसके पास में सफिशिएंट रीजन होना चाहिए कि क्यों कर रहा हूं मैं प्री मैच्योर, पहले टाइम के पहले। अगर नहीं है, विदाउट सफिशिएंट कॉज है, तो प्रिंसिपल मस्ट कॉम्पेंसेट एजेंट। अच्छा, प्रिंसिपल के पास में सफिशिएंट रीजन है, सफिशिएंट रीजन जस्टिफिकेशन है, तो भी जब वो रिवोक कर रहा है ना, तो ही मस्ट गिव रीजनेबल नोटिस ऑफ सच रिवोकेशन टू एजेंट। एजेंट को नोटिस देना वहां पर फिर भी जरूरी है कि भाई मैं अथॉरिटी रिवोक, अरे एटलीस्ट मतलब ये तो बेसिक है ना, नोटिस तो देना पड़ेगा ना सामने वाले को। अगर उसने नहीं दिया तो अगेन ही कैन बी लायबल टू पे कॉम्पेंसेशन फॉर एनी डैमेज टू द एजेंट। ओके, और लास्ट में वो बोलते हैं रिवोकेशन रिनंसिएशन में भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड, एक्सप्रेसली भी किया जा सकता है, इंप्लाइडली भी किया जा सकता है। इंप्लाइडली कैसे होगा? बाय एक्ट्स और कंडक्ट। रिवोकेशन में भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। देखो, ए ने बी को बोला कि मेरे लिए
एक फ्लैट बेच दे, किसी भी पर्सन को ढूंढ करके मेरे लिए ये फ्लैट मेरा जो है वो बेच दे, अथॉरिटी दिया था बी को। अब बी ढूंढ करके किसी को बेचे, उसके पहले ए ने खुद ने ही वो फ्लैट बेच दिया किसी को, अब बी बेच पाएगा क्या? नहीं, ये अथॉरिटी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट या रिवोकेशन हो गया यहां पर। पॉइंट नंबर बी जो है वो भी सेम है, बस यहां पर जैसा प्रिंसिपल रिवोक कर सकता है वैसे एजेंट भी अपने साइड से गिव अप कर सकता है। एजेंसी गिव अप करना, इट इज कॉल्ड रिनंसिएशन। प्रिंसिपल जो कर सकता है उसको बोलते हैं रिवोकेशन, और गिव अप करना मतलब वो रिनंसिएशन। एजेंट की जब इच्छा हो वो भी क्या कर सकता है? गिव अप कर सकता है। एजेंट में रिनाउंस इन द सेम मैनर इन विच प्रिंसिपल हैज द राइट ऑफ रिवोकेशन। यहां पर भी वो बेसिक चीजें सब एप्लीकेबल होगी कि अगर टाइम के पहले कर रहा है एजेंट तो उसके पास क्या होना चाहिए? सफिशिएंट कॉज। अगर विदाउट सफिशिएंट कॉज, विदाउट सफिशिएंट रीजन वो कर रहा है तो उसने क्या करना पड़ेगा? एजेंट वुड हैव टू कॉम्पेंसेट फॉर एनी प्री मैच्योर रिनंसिएशन विदाउट सफिशिएंट कॉज। जैसा प्रिंसिपल ने एजेंट को नोटिस देना जरूरी थी इवन विथ रीजनेबल कॉज, वैसे एजेंट ने भी नोटिस देना जरूरी होगा। रीजनेबल नोटिस इज ऑफ रिनंसिएशन इज नेसेसरी। If renounces without proper notice, he must make good the damage resulting to the principal. नोटिस की टाइम लेंथ या पीरियड कितना होना चाहिए कि इतने दिन की नोटिस, 10 दिन पहले नोटिस दे दिया, 20 दिन पहले, वो डिपेंड करेगा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पर। जैसा प्रिंसिपल को एप्लीकेबल वैसा ही इसको भी एप्लीकेबल वो रहेगा। ये थे दो मेन पॉइंट, बाकी चारों चिल्लर चिल्लर पॉइंट है। कंप्लीशन ऑफ बिजनेस, कब कब और कैंसिल हो सकती है, टर्मिनेट हो सकती है अथॉरिटी? अगर बिजनेस ही कंप्लीट हो गया तो ऑटोमेटिकली, कोई एक बिजनेस के लिए प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया था घर बेचने के लिए, घर बेच दिया, बिजनेस कंप्लीट, एजेंसी खत्म, ऑटोमेटिकली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ टर्मिनेटेड व्हेन द बिजनेस इज कंप्लीटेड। जैसे अथॉरिटी ऑफ एजेंट अपॉइंटेड टू सेल गुड्स सीजेस व्हेन द सेल इज कंप्लीटेड। दूसरा, डेथ या इंसैनिटी। प्रिंसिपल या एजेंट दोनों में से किसी की डेथ हो गई या दोनों में से कोई पागल हो गया, इनसेन हो गया, वहां पर अब वो क्या हो गया? इनकेपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट, और वहां पर ऑटोमेटिकली एजेंसी टर्मिनेट, ऑटोमेटिकली ऑन द डेथ और इंसैनिटी ऑफ प्रिंसिपल और द एजेंट। एंड एजेंसी इज डिटरमाइंड ऑटोमेटिकली। डिटरमाइंड का मतलब नहीं क्या, यहां पर यह होता है कि खत्म होना। गेटिंग द वर्ड? मतलब अपन ऐसा बोलते हैं ना कि अंत में उसका क्या हश्न होगा, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन अब उस सेंस में थोड़ा सा यूज किया जाता है कि अंत में आखिरकार क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाएगी अगर किसी की डेथ या इंसैनिटी हो जाती है तो। वैसे ही जैसे अपन ने पूरा एजेंसी का ये पढ़ा, तो जरूरी है क्या कि वो सिर्फ दो पर्सन के बीच में रहे? हो सकता है एक कंपनी दूसरे कंपनी को एजेंट बना ले, राइट? ये भी हो सकता है ना। उस टाइम पर अगर कोई कंपनी वाइंड अप हो जा रही है, कंपनी बिजनेस बंद कर रही है, तो भी एजेंसी उन दोनों के बीच में टर्मिनेट। वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हैज द सेम इफेक्ट। पार्टनरशिप में भी अपन ने शुरुआत में पढ़ा था, पार्टनर्स ऑटोमेटिकली एक दूसरे के क्या बन जाते हैं? एजेंट बन जाते हैं। बट पार्टनरशिप खत्म तो एजेंसी भी खत्म। पर डेथ होने के पहले, इंसैनिटी होने के पहले, वाइंडिंग अप होने के पहले जो भी चीज की गई थी, एक्ट्स डन बाय एजेंट बिफोर डेथ वुड रिमेन बाइंडिंग। पहले की जो किया ऑब्वियसली वो बाइंडिंग रहेगी प्रिंसिपल पर। तो उसके साथ में किए हुए सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वैसे ही खत्म हो जाते हैं। उसका लीगल हायर आ जाएगा बेसिकली, बट वो लीगल हायर के साथ में सिर्फ सेटलमेंट तक का वो आएगा अपने को एक पॉइंट आगे। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स इंसॉल्वेंसी। मेन पर्सन कौन है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के लिए तो बिजनेस हो रहा है, अगर वही इंसॉल्वेंट हो गया तो एजेंसी खत्म। एजेंसी एंड्स ऑन प्रिंसिपल बीइंग एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट। या लास्ट, एक्सपायरी ऑफ टाइम।
एजेंसी बनाई थी बोल करके 2 साल के लिए, जैसे ही 2 साल कंप्लीट एजेंसी खत्म। वेयर द एजेंट अपॉइंटेड फॉर फिक्स्ड टर्म एक्सपायरेशन पुट्स इनटू एजेंसी। अब वहां पर पर्पस बिजनेस खत्म हुआ नहीं हुआ, अकम्प्लिश हुआ नहीं हुआ, डजेंट मैटर, टाइम खत्म हो गया ना, खत्म, ऑटोमेटिक एंड ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। Last, two, three things. When is the agency is irrevocable? कौन से केस में एजेंसी जो है वो रिवोक की ही नहीं जा सकती? एक केस है, इस पर क्वेश्चन आया था लास्ट टू लास्ट, यानी दो की 3 अटेम्प्ट पहले। When the agency becomes irrevocable, देखो सिंपली, अगर एजेंट पर्सनली लायबल नहीं, अगर एजेंट का पर्सनल इंटरेस्ट आ गया ना, वहां पर एजेंट का अगर पर्सनल इंटरेस्ट, एजेंट इन्वॉल्व है उस एजेंसी, उस ट्रांजैक्शन में, उस एजेंसी केस में, तो वहां पर एजेंसी रिवोक नहीं की जा सकती। बताता हूं एग्जांपल। व्हेन द एजेंट इज पर्सनली इंटरेस्टेड in the subject matter of agency becomes irrevocable. Where the agent has himself an interest in the property which forms subject matter of agency cannot be terminated to the prejudice of such interest. A ने B को 1 लाख रुपए देना था, ठीक है, A ने B को 1 लाख रुपए देना था। ए ने बी को क्या बोला, मैं तेरे को मेरा एजेंट बनाता हूं, काय के लिए, मेरा घर बेचने के लिए, ये ले मेरा घर ले, बेच दे, इससे जो पैसा आएगा उससे ये 1 लाख तेरा रिकवर कर ले। अब बी का ये 1 लाख में इंटरेस्ट है और वो 1 लाख काय से रिकवर होने वाले हैं, ये एजेंसी की वजह से। तो एजेंसी के वजह से उसका पर्सनल इंटरेस्ट है, यहां पर ए जो है ये अथॉरिटी रिवोक नहीं कर सकता। समझा गया? ए ने बी को 1 लाख रुपए देने थे, ए ने बी को क्या बोला, मैं तेरे को एजेंट बनाता हूं, काय के लिए, मेरा घर बेचने के लिए, तो घर बेच दे, उसमें से अपने आप को पे कर ले, ठीक है। तो अब ये एजेंसी में बी का पर्सनल इंटरेस्ट भी आ गया, तो यहां पर अब ये एजेंसी रिवोक नहीं की जा सकती। एग्जाम्पल 57 क्विकली पढ़ो एक बार। एग्जाम्पल 58, अब एक ही बुक में से पढ़ते हुए, हाँ, दूसरा एग्जाम्पल क्या बोलता है, ए ने 1000 बेल्स ऑफ कॉटन भेजे बी को। ए कौन है, प्रिंसिपल। ए ने बी को 1000 बेल्स कॉटन के गट्ठे मतलब भेजे, बी कौन है, एजेंट। बोले एक काम कर, ये कॉटन के गट्ठे तू बेच दे मार्केट में। बी ने ए के लिए बहुत सारा खर्चा वगैरह किया हुआ था, पहले कुछ एडवांसेस वगैरह दिए थे लोगों को ए के लिए,
ए ने अभी तक उसके पैसे नहीं दिए थे। ए ने क्या बोला, ये ले 1000 बेल्स मैं भेज रहा हूं, ये तू बेच दे मार्केट में, यहां से जो पैसा आएगा वो तेरे इससे रिकवर, तेरा अमाउंट कर ले। अगेन यहां पर एजेंट इज पर्सनली इंटरेस्टेड, ये एजेंसी कैन नॉट बी रिवोक्ड। भले ही ए की डेथ भी हो जाए, ए कैन नॉट रिवोक दिस ऑथोरिटी नॉर इट इज टर्मिनेटेड बाय इंसैनिटी और डेथ। एंड इफेक्ट्स ऑफ टर्मिनेशन, मेन लास्ट पॉइंट यही है, उसके बाद में दो चिलुट ऐसी है। इफेक्ट ऑफ टर्मिनेशन, टर्मिनेशन कर दिया पर वो इफेक्टिव कब से होगा? देखो इधर सब लोग क्विकली, प्रिंसिपल ने एजेंट को अथॉरिटी दी हुई है, राइट? एजेंट जो है थर्ड पार्टी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। प्रिंसिपल ने ये कॉन्ट्रैक्ट, ये अथॉरिटी जो है वो रिवोक कर दिया, बट ये रिवोकेशन एप्लीकेबल या इफेक्टिव कब से रहेगा? एजेंट के लिए तब से इफेक्टिव रहेगा जब एजेंट के नॉलेज में आए। और थर्ड पार्टी के लिए कब से इफेक्टिव रहेगा? जब थर्ड पार्टी के नॉलेज में आए। सिंपल। द टर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ एजेंट डज नॉट टेक इफेक्ट बिफोर इट बिकम्स नोन टू हिम, and so far as regards third persons are concerned, before it becomes known to them। जब जिसके नॉलेज में आया तब उसके लिए वो इफेक्टिव होगा। अब इसी से रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं अपन। पहला वाला 59, ए ने बोला बी को, ए ने बी को बोला एक काम कर, तू क्या कर, मेरे लिए गुड्स बेच दे। ए डायरेक्ट्स बी टू सेल द गुड्स फॉर हिम एंड 5% कमीशन। तू मेरे लिए गुड्स बेच दे थर्ड पार्टी को और उस पर देखो 5% कमीशन मिलेगा। ठीक है, ये इसने ऐसा एक लेटर भेजा बी को। बी ने बोला ओके डन। अब क्या हुआ, ए को लगा अरे नहीं ये नहीं बेचना चाहिए था। ए ने दूसरा एक लेटर पोस्ट कर दिया बी को, बोले अरे तेरी अथॉरिटी मैं तेरे को रिवोक कर रहा हूं, तू मत बेचो। ये लेटर यहां पर ट्रांजिट में ही था, उसके पहले ही बी ने क्या किया, थर्ड पार्टी को गुड्स बेच दिया। ए ने लेटर पोस्ट कर दिया था, बट बी को मिलने के पहले, बी के नॉलेज में आने के पहले बी ने गुड्स बेच दिया। क्या ये सेल इफेक्टिव है, ए पर बाइंडिंग है? क्या ए 5% कमीशन देने के लिए बाइंड है या नहीं? है। ठीक है, सिंपल। क्योंकि इसके नॉलेज में आया क्या अभी तक? नहीं। जब तक नॉलेज में नहीं आया तब तक एजेंसी है। दूसरा केस, थोड़ा ध्यान से एग्जांपल समझो इधर। ए प्रिंसिपल, इनके एग्जांपल के नाम ही लेते हैं अपन, ए ही है ना, ए डायरेक्ट्स बी। ए ने बोला बी को पहला लेटर, क्या कर तू गुड्स क्या कर, बेच दे सी को। ठीक, और उससे जो पैसा आएगा वो तेरे पास में अभी के लिए रख, बाद में मेरे को भेज देना। बी गया सी के पास में, बोले ये ले गुड्स। सी ने उसको पूछा तेरे पास अथॉरिटी है क्या? बोले हाँ, ये देख, उसने ये फर्स्ट लेटर दिखाया, ये देख मेरे पास अथॉरिटी है। ठीक है, अब क्या हुआ, इसने गुड्स बेच दिया, इसने सी ने पैसे दे दिया। ये एक केस, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर तो सब सिंपल है। केस 2, क्या हुआ, ए ने पहला लेटर भेजा, बी ने सी के पास में क्या, बोले ये देख ऐसा मेरे पास लेटर है। अब उसके पहले ही क्या हुआ, ए ने एक और सेकंड लेटर भेजा बी को कि तेरी अथॉरिटी रिवोक, मत बेच तू सी को। बी के नॉलेज में भी आ गया ये, अब बी बेच सकता है क्या? फिर भी बी ने क्या किया, सी को बेच दिया। और सी को कौन सा लेटर बताया? सिर्फ फर्स्ट लेटर। सी ने ठीक है गुड्स खरीद लिया और पेमेंट कर दिया बी को।
बी ये पैसे लेकर भाग गया। अब ए आया सी के पास में, बोले पैसे दे। बोले मैंने तो पैसे तेरे एजेंट को दे दिया, एजेंट को दिया मतलब तेरे को दिया। बोले नहीं नहीं, उसकी अथॉरिटी तो मैंने सेकेंड लेटर से रिवोक कर दी थी। क्या ए सी से पैसे मांग सकता है क्या? क्यों? सी के नॉलेज में नहीं आया, और सी के नॉलेज में नहीं आया तो इसने जो पेमेंट किया बी को वो कंप्लीटली वैलिड है अगेंस्ट ए। सीज पेमेंट इज गुड एज अगेंस्ट ए। क्विकली एक बार एग्जांपल पढ़ लो। ओके, लास्ट वाला थर्ड वाला सिंपल केस। ए ने बी को बोला, ए ने बी को बोला कि एक काम कर, पैसे तू एक काम कर 1,00,000 रुपए सी को दे दे, मेरे ब्याह पर बाद में मेरे से ले लेना, ऐसी अथॉरिटी दी। अब बी सी को पेमेंट करे, उसके पहले क्या हुआ, ए की बेचारे की डेथ हो गई। डेथ पर ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है एजेंसी, पर ये डेथ की न्यूज नहीं, क्या बी को पता नहीं चली? डेथ होने के बाद में, बट न्यूज पता चलने के पहले बी ने सी को पेमेंट कर दिया। क्या अब बी ये पैसा रिकवर कर सकता है, हां या ना? अगर हां तो किससे करेगा? बी कर सकता है, क्योंकि जब उसने पेमेंट किया तब उसके नॉलेज में था क्या कि एजेंसी रिवोक हो गई? नहीं, डेथ हो गई थी बट उसके नॉलेज में नहीं आया था, तो ये कंप्लीटली वैलिड है। और बी जो है वो ए के लीगल हायर से पैसा वो रिकवर कर सकता है। ए डायरेक्ट्स बी हिज एजेंट टू पे टू सी, ए डाइज, बी आफ्टर एज डेथ बट बिफोर हियरिंग ऑफ इट pays money to C. Payment is good as against D, the executor. Executor मतलब legal representative. D जो है वो legal representative है। यहां पर नहीं, एक छोटा सा और एक दो पॉइंट। एजेंट्स ड्यूटी ऑन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय प्रिंसिपल्स डेथ और इंसैनिटी, क्या बोलता है पॉइंट? प्रिंसिपल ने एजेंट को भरोसा करके अपने लिए अपॉइंट किया था, अगर प्रिंसिपल की डेथ हो जाए या इंसैनिटी हो जाए तो एजेंट की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भरोसे को कायम रखे, कुछ किसी से पैसे लेना है तो ले, लीगल हायर्स को हेल्प करे, इनकम्प्लीट बिजनेस को कंप्लीट करे। When an agency is terminated by principal dying or becoming unsound, agent is bound to take on behalf of representatives of his late principal all reasonable steps for protection and preservation of interest entrusted to him. प्रिंसिपल के प्रोटेक्शन के लिए, खुद के इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए सब कुछ वो स्टेप्स ले, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को हेल्प करे, प्रिंसिपल के बिजनेस कंप्लीट करे, कमीशन वगैरह ड्यू वगैरह जो है उसके रिगार्डिंग सब कुछ ईमानदारी से करे। एंड द लास्ट पॉइंट सेज टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट्स अथॉरिटी। एजेंट, ये देखो, प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया एजेंट को, एजेंट ने अपॉइंट किया 3 सब एजेंट को, सब एजेंट बात कर रहे हैं अपन। ये सब एजेंट ने अपना और फर्दर सब एजेंट अपॉइंट किया, इसने और फर्दर अपना सब एजेंट अपॉइंट किया। प्रिंसिपल ने जैसे ही ये एजेंट की अथॉरिटी टर्मिनेट की, वैसे ही सारे सब एजेंट्स की अथॉरिटी भी टर्मिनेट हो जाएगी। वैसे तो प्रिंसिपल का कुछ लेना देना है ही नहीं उनसे, बट सब एजेंट्स की भी सारी अथॉरिटी टर्मिनेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। टर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट कॉजेस टर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ ऑल सब एजेंट्स अपॉइंटेड बाय हिम। अपॉइंटेड बाय हिम मतलब अपॉइंटेड बाय
एजेंट। सब लोग हंसी खुशी रहने लगे। Here we complete the elephant, the biggest chapter, almost 1/3 of your syllabus, marks wise, and almost half, or we can say more than half of quantum wise Indian Contract Act. Thank you so much.